हेलो व्यूअर्स, बनी क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हायर एजुकेशन में स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की स्थिति। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति। आइए इस क्रम में हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बनाई गई समिति के क्या क्या कार्य थे और उनके क्या क्या योजनाएं सफल हुई, क्या क्या मिशन था उनका जिनको पूरा किया गया और किन मिशनों पे अभी भी कार्य चल ही रहा है। तो आइए इस क्रम में हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा आयोग बना था। कई सारे शिक्षा आयोग थे, देखते हैं हम। सरकार ने शिक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक शिक्षा नीतियों की अनुशंसा करने और भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न शिक्षा समितियों का गठन किया था। यशपाल समिति, हरटोग समिति, राधाकृष्णन आयोग, सार्जेंट, उसके बाद ये कोठारी था। सार्जेंट तो पहले था, आज़ादी से पहले था। कोठारी आयोग था, ऐसे मुदलियर आयोग था। तो ऐसे कई सारे आयोग की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में हम जानते हैं कि ये जितने भी आयोग बने थे इनकी क्या क्या कार्यशैली थी, किस तरीके से ये कार्य करते थे और इन्होंने अपनी क्या क्या जानकारियाँ दी थी सरकार को कि आप शिक्षा में ये कमी है, इसको इस तरीके से पूर्ण करिए, ये कमी है, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए एक एक करके हम नज़र डालते हैं। देखिए, मानव यशपाल समिति की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं देखते हैं हम कि यशपाल समिति कब आया था। थोड़ा सा पहले तो हम ये देखेंगे कि यशपाल समिति कब आया था। कोई बता सकते हैं आप में से यशपाल समिति? चलिए मैं बताता हूँ। यशपाल समिति 1992 में आया था। कलर चेंज करने दीजिए यहाँ से। अब ठीक है। देखिए यशपाल समिति कब आया था? 1992 में। और यशपाल समिति का जो सबसे एक प्रसिद्ध इसका जो सेंटेंस था, इनका वाक्य था, स्लोगन था, वो क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा। ये किसके द्वारा कहा गया था? यशपाल समिति। कब आई थी? 1992 में आई थी। इन्होंने और क्या क्या था यशपाल समिति ने? इन्होंने कहा था कि बीएड को रेगुलर कोर्स, ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री डिग्री होता है ना, ये जो बीएड करते हैं अभी, जो टीचर बनने के लिए 2 साल का 1 साल का कोर्स किया जाता है, यशपाल समिति ने कहा था कि इसको रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, इसको ऐड कर देना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन 12th करते हैं ना हम लोग, 12th के बाद ग्रेजुएशन, 10th के बाद 12th, तो उनका ये कहना था कि इसको ऐसे ही शिक्षा क्रम में रेगुलर बेसिस पे ऐड करना चाहिए। ये चीज़ यशपाल समिति ने कहा था। इनका एक और चीज़ था, इनका मानना था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी डीम्ड कॉलेज थे उसको ये कहते थे कि रिमूव कर दो, हटा दो। डीम्ड कॉलेज के ये फेवर में नहीं थे। देखिए मानित विश्वविद्यालय हुआ ना, इसी को इंग्लिश में डीम्ड कहते हैं, मानित। तो मानित विश्वविद्यालय और कॉलेज को ये हटाने के पक्ष में थे। तो देखिए कितना पॉइंट आपका हो गया? 1 पॉइंट बीएड वाला, 1 पॉइंट बिना बोझ का शिक्षा, 1 पॉइंट आपका ये हो गया कि डीम्ड विश्वविद्यालय को ये समाप्त करने के लिए थे। और इन्होंने क्या कहता है, एक GRE जैसे टेस्ट की आवश्यकता इन्होंने कहा था। GRE कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? चलिए कमेंट में बताइए GRE का फुल फॉर्म क्या होगा। जो यशपाल समिति ने इस टेस्ट की आवश्यकता बताई थी सरकार को, इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। इन्होंने और क्या कही थी? इन्होंने समिति ने अनुशंसा की कि NCTE और NICTE, UGC और अन्य जैसे निकायों को उच्च शिक्षा अनुसंधान आयोग CHER 7 सदस्यीय निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। कितने सदस्यों द्वारा? 7। देखिए ये आप याद रखिए कि ये सेंटेंस जो है, ये जो है कि अनुसंधान ने अनुशंसा की थी, ये किसके द्वारा कहा गया? प्रश्न क्या पूछेगा? आपको दे देगा यशपाल समिति के बारे में बताइए कौन कौन सा कथन सही है और कौन कौन सा कथन गलत है। 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ये रहेगा, 2-3 और रहेगा। तो आपको ये अगर पता होगा तब तो आप बता पाइएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन से सही हैं निम्नलिखित ऑप्शनों में।
फिर इसने क्या कहा था कि ये भी अनुशंसा किया था कि राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। जो नियामक तंत्र होता है उसको ये कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। CHER के अध्यक्ष की स्थिति चुनाव आयुक्तों के समानांतर होने की अनुशंसा की गई थी। यह अनुशंसा की गई थी कि विश्वविद्यालयों को सभी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए। अन्य नियामकों जैसे कि भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद आदि के अधिकार क्षेत्र को प्रशासनिक मामलों तक सीमित करना था। उनका ये मानना था कि इसको ज़्यादा बढ़ावा ना दे करके प्रशासनिक मामलों तक ही इसको सीमित रखा जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि IIT और IIM को पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में काम करने के लिए विस्तार करने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे यहाँ ऐसे बनेगा कि किस रिपोर्ट ने ये बात कही थी या किस समिति ने ये बात कही थी कि IIT और IIM को पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा यशपाल समिति। आगे देखते हैं, और भी समिति थी, देखते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में जो आई थी। ये थोड़ा सा हम और एक दो समिति के बारे में जान लें। एक थी हमारी राधाकृष्णन समिति। राधाकृष्णन समिति कब आई थी? देखिए राधाकृष्णन, ये राधाकृष्णन जो थी ये 1948, ये कब आया था? 1948 में। ये स्वतंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की पहली समिति थी। अगर प्रश्न ये पूछ जाए कि स्वतंत्र भारत में पहली समिति कौन सी हो जाएगी? राधाकृष्णन। कब आई थी? 1948। देखिए कई बार क्या होता है कि क्रम पूछ देगा, समितियों का नाम दे देगा, राधाकृष्णन समिति, कोठारी आयोग, मुदलियर आयोग, यशपाल समिति। अगर आपको इनके ईयर, इस्टेब्लिश ईयर, कौन से ईयर में ये आए थे ये याद रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, क्रम वाला भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कई बार लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो हम पढ़े नहीं थे। आपको हर क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, आपको रिलेट करके याद रखना होगा कि राधाकृष्णन 1948 में आया था, तो हमसे सीधा राधाकृष्णन नहीं पूछेगा, हो सकता है कि क्रम में पूछ दे। तो ये याद रहेगा, तभी तो आप क्रम वाला प्रश्न को सही कर पाओगे। चलिए, तो ये पहली समिति थी स्वतंत्रता के बाद भारत में, ये पहली समिति कौन सी? राधाकृष्णन आयोग। उसके बाद आता मुदलियर आयोग। मुदलियर आयोग कब आया था? मुदलियर आयोग, मुदलियर कब आया था? 1952-53 में। मुदलियर आयोग 1952-53 में आया था। अब मुदलियर आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम था ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। कब आई थी? 1952-53 में। इसके क्या क्या कार्य थे इसके बारे में दो चार चीज़ें आपको बता दूं। इन्होंने सुझाव दिया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे दो। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 14 ईयर, 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए बात की थी उन्होंने। और इनका एक ये भी मानना था कि किसी भी वर्ग में लड़कों की भर्ती में उसकी जो संख्या होगी, अनुकूलतम संख्या, वो 30 होनी चाहिए। कितनी? 30। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जितना मैं नोट करवा रहा हूँ, इसको याद करते चलिए या कॉपी में लिखते चलिएगा। ये सब मैं मुदलियर आयोग के लिखा रहा हूँ, मुदलियर आयोग के बारे में लिखा रहा हूँ कि मुदलियर आयोग ने ये चीज़ें कही थी। इन्होंने कहा था कि कम से कम अनुकूलतम, मतलब 30 था उनका, कि अनुकूलतम होना चाहिए, मतलब एक रिस्पेक्टिव वैल्यू उन्होंने 30 रखा था, और अधिकतम 40 रखा था। ठीक है। और इनका ये मानना था कि पूरे विद्यालय में अगर बच्चों की संख्या, तो कम से कम 500 इन्होंने रिस्पेक्टिव माना था कि बच्चों की संख्या 500 होनी चाहिए।
500, 500, ठीक है, ये 500 था। और अधिकतम जो था वो 750। ये बोलते थे कि 750 से ज़्यादा बच्चा विद्यालय में नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट सब नोट करते जाइए। फिर आते हैं हंसा मेहता समिति पे। चलिए, जितने भी 1-2 समिति हैं मैं आपको वो क्लियर करवा दूँ, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी और यहाँ से प्रश्न छूटेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन जो भी फैक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम को पूर्णतः ध्यान में रख करके ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट डाउन करिए, और एग्ज़ाम में इससे प्रश्न छूटेंगे नहीं। जिन जिन PDF को मैंने कराया है, जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया है, यहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर ही छूटेंगे। अगर कोई नया प्रश्न ऐड हो जाए तो अलग सी बात है, अगर इन टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। चलिए, अब आते हैं हंसा मेहता की सिफारिश समिति। तो हंसा मेहता कब आई थी? ये आई थी 1962 में। महिलाओं में जो शिक्षा का सुधार था ना, उसको इन्होंने बहुत सिफारिश किया था। महिलाओं में शिक्षा सुधार में, ऐसे लिखिए कि महिला शिक्षा सुधार में, महिला शिक्षा सुधार किसका था? हंसा मेहता का। कब आया था? 1962 में। इनका एक और मानना था कि लड़कियों के लिए ना अलग से विद्यालय होना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो, पर्याप्त नामांकन हो, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय की भी बात करते थे। कौन? हंसा मेहता समिति। उच्च माध्यमिक स्तर पर ये लड़कियों के लिए गणित, इसको मैथ कहते हैं, गणित यहाँ लिखते हैं, गणित मतलब मैथ, साइंस, ये विषय पढ़ाने के लिए साइंस, इसको विज्ञान कहते हैं, गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए ये सुझाव दिए थे। किन्होंने? हंसा मेहता ने। लड़कियों के लिए इन्होंने छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, वजीफा, इन सब चीज़ों की एक अपने विचार रखे थे कि ये सब दिया जाना चाहिए। फिर आते हैं भक्त वत्सलम आयोग। भक्त वत्सलम आयोग कब आया था? ये भी देख लेते हैं। भक्त वत्सलम आयोग, देखिए, जितने आयोग और जितने समिति हैं, राधा कृष्णन हो गए, भक्त वत्सलम हो गए, यशपाल हो गए, इन सब की क्या क्या विचार थे, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, कौन सी ईस्वी में ये आए, इन्हें ज़रूर याद रखें। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, इन्हें ज़रूर याद रखें। भक्त वत्सलम आयोग की सिफारिश देखिए, भक्त वत्सलम, ये कब था? 1963, 1963। अब इसके क्या क्या कार्य थे वो देख लेते हैं। ये भी भक्त, ये भी महिला शिक्षा के लिए थे। अब देखिए, कई बार क्या होगा कि हमने पीछे पढ़ाया था इससे पहले कि हंसा मेहता समिति, वो भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देते थे। भक्त वत्सलम समिति जो थी वो भी महिला शिक्षा को। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछे लगा कि 4-5 समिति का नाम दे देगा और कहेगा इनमें से कौन कौन महिला शिक्षाओं से रिलेटेड है। अगर आपने फैक्ट पढ़ा हुआ होगा तब तो पता होगा आपको कि ये समिति महिला शिक्षा के लिए थी, ये इंग्लिश के लिए थी, ये हिंदी के लिए थी, या अन्य जो भी उनके विचार थे। तो इसीलिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट को ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए, उसको याद तो रखना है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के साथ। चलिए, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए जोर दिया था। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था? एक इन्होंने सार्वजनिक सहयोग क्षेत्र बनाने की बात की थी कि एक सार्वजनिक सहयोग क्षेत्र बनेगा जिसमें निजी स्कूल की स्थापना होगी। मध्याह्न भोजन की पेशकश भी इन्होंने किया था। मध्याह्न भोजन जिसको मिड डे मील कहता है ना, मिड डे मील, मिड डे मील, मिड डे मील की बात की थी उन्होंने। विद्यालय में भवन निर्माण की बात किया था उन्होंने।
देखिए जो मेन इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही नोट करा रहा हूँ। विद्यालय भवन निर्माण कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो एक कॉमन सी बात है कि हर समिति का वो एक विचार में शामिल होता था। लेकिन मिड डे मील ये हर समिति ने नहीं कहा था, इसीलिए मिड डे मील को याद रखिए। किसका था मिड डे मील? तो भक्त वत्सलम ने कहा था। ये सार्वजनिक क्षेत्र पर था। इन्होंने फिर ये भी कहा था कि राज्य की इसमें क्या भूमिका हो सकती है राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर इन्होंने क्या कहा था कि महिला शिक्षा के पक्ष में जनमत को प्रभावित करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि रेडियो का सहारा लेना चाहिए, स्कूलों में सुधार होना चाहिए। देखिए अब स्कूल में सुधार तो कॉमन हो गया, हर जगह होगा, लेकिन रेडियो, ये जो रेडियो है ना, देखिए याद रखिए रेडियो वाली बात किसने कही थी? भक्त वत्सलम समिति ने कही थी। किस स्तर पे? तो राज्य स्तर पे, हर राज्य को ये चलाना चाहिए। प्री प्राइमरी स्कूल का प्रावधान किया गया था। महिला शिक्षक की नियुक्ति, इनका ये मानना था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक की नियुक्ति ज़्यादा करना चाहिए। इनका ऐसा मानना था कि, और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि बच्चों को समझाने की कला महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो अगर स्कूल में प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक स्तर तक पर महिला शिक्षिका ज़्यादा होंगी तो बच्चे को समझाने में आसानी होगी, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। फिर इनका ये था कि आयु के प्रतिबंध में ढील देना, ये भी याद रखिए कि एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी इनका था। प्रौढ़ शिक्षा की बात भी इन्होंने किया था। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, एज रिलैक्सेशन, प्रौढ़ शिक्षा। फिर आते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। देखिए ये हो गया आपका भक्त वत्सलम का। अब आते हैं हम भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग की क्या क्या थी, उस नीति को भी थोड़ा सा हम देखते हैं। कोई आप में से बता सकता है भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग का एक अन्य नाम भी था, आप में से कोई बता सकता है? चलिए हम बता देते हैं आपको। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जानते थे। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग कब बना था? 1964। ठीक है, अब देखते हैं कि कोठारी आयोग की, इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, याद रखें। भारतीय शिक्षा आयोग कब बना था? 1964 में। अब देखिए इनका क्या मानना था कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा इनकी और क्या क्या थी ये देखते हैं हम। त्रिभाषा सूत्र, इन्होंने त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा, त्रिभाषा सूत्र की बात किया था इन्होंने। त्रिभाषा सूत्र किसने कहा था? कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र में क्या थी, मतलब तीन भाषा में ये था कि एक तो जहाँ से वो बिलोंग करता है उसका वो मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए उसको। मान लीजिए कोई तमिलनाडु में है तो उसको तमिल आना चाहिए, कोई मिथिला क्षेत्र से है उसको मैथिली भाषा में पढ़ाए, कोई गुजरात में है तो उसको गुजराती पढ़ाए, राजस्थान में है तो राजस्थानी पढ़ाए। तो प्राथमिक शिक्षा जो थी वो कह रहे थे कि उसको उसके मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। एक तो मातृभाषा आ जाता था, दूसरा उनका मानना था कि हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो ये त्रिभाषा सूत्र उन्होंने दिया था। ये जो त्रिभाषा सूत्र था किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग के द्वारा। मातृभाषा को ही क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इनका एक और ये मानना था कि न सिर्फ शिक्षा पे बल्कि जो नागरिक हैं, देश के नागरिक और व्यावसायिक दक्षता में भी उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की तरफ भी इनका था कि सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, आम नागरिक को भी इसमें थोड़ा सा शिक्षित किया जाना चाहिए, ये उनका मानना था। व्यावसायिक,
देखते हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा था। इन्होंने एक चीज़ और कही थी, कोठारी आयोग ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें और कही थी। चलिए उसको भी हम नोट डाउन करवा देते हैं। आज आपका ये वाला क्लास पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखोगे और नोट डाउन करोगे। जितने भी फैक्ट मैंने बताया यहाँ पे उन्हें अच्छे से याद करोगे और इन टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को संभवतः गलत तो नहीं करोगे। देखते हैं इनकी और क्या क्या योजनाएं थी। कोठारी आयोग, त्रिभाषा सूत्र बता दिया मैंने, त्रिभाषा सूत्र हो गया, 3 भाषा के लिए था। 10+2+3 ये भी कोठारी आयोग के द्वारा ही लाया गया था। इनका एक चीज़ और था कहना कि 3 वर्ष का स्नातक हो, 3 वर्ष का स्नातक। ये इस पक्ष में थे कि 3 वर्ष का स्नातक होना चाहिए, 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री, 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री। ये मानना था किसका? कोठारी आयोग का। इन्होंने क्या कहता कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पे रिपोर्ट सौंपा था और टीचर की आयु इन्होंने कहा था कि 60 वर्ष होना चाहिए, 60 वर्ष, रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। ये कोठारी आयोग की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा 1-2 और समिति थी जिसके बारे में आपको बता दूं। एक ईश्वर भाई समिति थी, ईश्वर भाई समिति, भगवान वाला ईश्वर, ईश्वर भाई समिति। अब ये ईश्वर भाई समिति जो थी कब आई थी? 1977 में। इन्होंने +2 के शिक्षा पे, जिसको हम 10+2 कहते हैं, +2 लिखा जाता है उसको, +2 के शिक्षा पे जोर डाला था। फिर एक समिति बनी थी जनार्दन रेड्डी समिति करके बनी थी। तो जनार्दन समिति का क्या काम था देखते हैं, आइए। जनार्दन समिति जो थी, जनार्दन, ये जो जनार्दन थी इसका मानना था कि 3 टीचर होना चाहिए और 3 क्लासरूम का व्यवस्था होना चाहिए। 3 टीचर 3 क्लासरूम, 3T और 3C, ये इनका फेमस स्लोगन था। 3T 3C, 3 टीचर और 3 क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पे। ये जनार्दन समिति ने रिपोर्ट में ये विचार रखी थी। उसके बाद एक आता है मुदलियर आयोग। देखते हैं मुदलियर आयोग के बारे में। मुदलियर आयोग के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि मुदलियर आयोग की क्या क्या विचार थे, उन्होंने क्या क्या विचार सरकार के पास रखी थी अपनी रिपोर्ट में। मुदलियर आयोग कब बना था, इसका गठन कब हुआ था, आइए जानते हैं इसके बारे में आप। देखिए मुदलियर आयोग, मुदलियर आयोग की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दो आपको। 1952 में बना था, ये तो बताया हूँ मैं कि मुदलियर आयोग 1952 में बना था। मुदलियर आयोग ने 2-3 चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, पॉइंट ऊपर नहीं बताया था। जैसे कोठारी आयोग का ये मानना था कि 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, तो मुदलियर आयोग क्या बोलते थे कि 3 वर्ष का माध्यमिक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को ये 3 वर्ष का मानते थे। माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष का होना चाहिए और 4 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। 4 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक। मुदलियर आयोग का, किसका? मुदलियर आयोग। मुदलियर आयोग का था। और इन्होंने क्या किया था? 12th को यूनिवर्सिटी से जोड़ने की बात किया था इन्होंने। 12th को क्या था कि यूनिवर्सिटी से ऐड करो, उसको जोड़ो। और MCQ पद्धति, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक क्वेश्चन और 4-5 ऑप्शन, MCQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ पद्धति किसने दिया? मुदलियर आयोग ने दिया।
इसके बाद और कौन सी कमेटी बच गई आपकी? यशपाल पढ़ा दिए, मुदलियर हो गया, कोठारी हो गया, हर्टोग समिति हो गया, राधाकृष्णन आयोग हो गया। यूजीसी का गठन भी राधाकृष्णन आयोग ने ही किया था। यूजीसी का गठन राधाकृष्णन आयोग के, किसने? राधाकृष्णन, याद रखिएगा, यूजीसी राधाकृष्णन आयोग के। और राधाकृष्णन आयोग ने ही एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस होता है, इसकी गठन की बात किया था राधाकृष्णन आयोग ने। किसने? राधाकृष्णन आयोग। एक आता है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। ये जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, यह थी 1958 में, लिख लीजिएगा इसको, 1958। किसने लेकर के आए थे इसको? दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, देशमुख, ये महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे। चलिए, ये इतना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की क्या सब चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर 19 के बाद 20 में भी देखेंगे थोड़ा सा, कि 20 में भी क्या क्या अपडेट किया गया था और क्या क्या चीज़ें हमारे काम की इसमें है, जो हमारे यूजीसी के सिलेबस में लगा हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ। इसको आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करके या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ इरेज करने से ऐसा नहीं होगा कि आपका लिखा हुआ सारा हट जाएगा, ये रिकॉर्डिंग में पूरे आ जाएंगे, क्योंकि सारे ही पॉइंट जितने मैंने नोट करवाए हैं आपके इन समितियों से, इन टॉपिक से प्रश्न इसके बाहर तो नहीं पूछेगा। हाँ, इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अगर आप इनको याद रखते हो तो ही बन पाएगा, अन्यथा तो प्रश्न कहीं से भी पूछे, गलत कर दोगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ते हैं, तो ऐसी गलती तो नहीं करोगे। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की क्या क्या बातें थी। यह किसने तैयार किया था? सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार किया गया था। सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट, इसमें के कस्तूरी रंगन भी शामिल थे। किसको दिया गया था? एमएचआरडी द्वारा, एमएचआरडी जिसको हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। इसमें एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना प्रस्तावित की गई, जिसमें से 5334 डिज़ाइन है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट फिर भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जो कि 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, 3 से 18 वर्ष आयु बच्चों को कवर करता है। इसके अलावा इसमें क्या था? इसमें एक नीति, इस नीति में एक नया राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण बना था। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं? SSRA, कमेंट में बताइए सर्च करके SSRA का फुल फॉर्म क्या होगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को आता है। हाँ, कुछ बच्चों को तो आ रहा है, लेकिन कमेंट में बताइए। चलिए, इसमें देखते हैं कि यह 800 विश्वविद्यालय और 4000 कॉलेजों, 40,000 कॉलेजों को लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में समेकित करना चाहते हैं। समेकित मतलब हो गया आपको कि एक जगह जोड़ना। कितने विश्वविद्यालय थे? 800। कितने कॉलेज? 40,000। जोड़ेगा कितने में? 15,000 में। इस नीति में 3 प्रकार के उच्च शैक्षणिक संस्थानों HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, को पेश करने का प्रस्ताव है। अनुसंधान निकाय विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज। संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, याद रखें कब आई थी? 2015 में।
नामक एक स्वायत्त स्थापित करने की इसका प्रस्ताव रखा गया था। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। कब किया गया था? 2019 वाले में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था कि 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। कब तक? 2025 तक। किसको? पूर्व प्राथमिक को। और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता प्रदान करना। कब तक? 2025 तक। एक शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। ये याद रखिएगा, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे। 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति थी। अगर ये पूछ दे कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कब आई थी, तो ये आई थी NEP 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यह 34 साल पुरानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह लेता है। किसकी जगह ले रहा था ये? अगर प्रश्न ये पूछे कि 1986 की जगह किसने लिया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP 2020 कहते हैं इसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये इसी को घुमा के पूछ दे कि NEP 2020 ने किसकी जगह लिया, तो 1986 की। कितनी साल पुरानी थी? तो 34 साल। अच्छा, इसके देखिए, पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता, ये तीन जो था ना, इसका जवाबदेह के मूल स्तंभों पर निर्मित था। ये याद रखने वाली तीनों ही पॉइंट आपको याद रखना होगा। इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ कई शिफ्टों में, जो प्रीवियस ईयर वाला आप लोग अगर लगाए होंगे PYQ, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। NEP 2020 को SDO के 2030 एजेंडा के साथ जोड़ा गया था। किसके साथ जोड़ा गया था? SDO के 2030 के एजेंडा के साथ जोड़ा गया था। SDO नहीं, यहाँ पे SDG होगा। SDG 2030 के साथ जोड़ा गया था। NEP चीज़ों को सीखने के तरीके को समझने के लिए रचनात्मक कौशल और ज्ञान क्षमताओं के विकास पर केंद्रित है। स्कूली शिक्षा को 10+2 प्रणाली, जिसमें 5+3+3+4 प्रणाली में बदल दिया गया। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि 10+2 प्रणाली में क्या प्रणाली है? 5+4+3 ऑप्शन दिया हुआ था, 3+3, ऐसे ही ऑप्शन दे दिया था 4+3+3+5, और एक करेक्ट ऑप्शन ये था। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये ऑप्शन से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। याद रखिए, सबसे पहले 5 ले लीजिए, आखिरी में 4 लिख दीजिए, बीच में 3+3 लिखिए। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये हमेशा याद रहेगा। अब इसमें से कोई मुझे बता सकता है कि ये 5 किसको इंडिकेट करता है, 3 किसको, ये 3 किसको और ये 4 किसको इंडिकेट करता है? सबके अलग अलग अर्थ हैं, सबके अलग अलग कक्षाओं को इंगित करता है। तो कोई बता सकते हैं क्या? ये 5+3+3+4 में 5 कितने कक्षा तक के लिए है, 3 कितने के लिए है, फिर ये 3 और ये 4। कई बार ऐसे भी प्रश्न दे देगा कि 5+3+3 में से ये जो पहला वाला 3 है, ये किस कक्षाओं को इंगित करता है, ये 4 किन कक्षाओं को इंगित करता है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार समय के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें था सीखना, विकास, सीखना था, शामिल था, विकास था। अब स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली में 3 से 6 वर्ष के छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में कितने वर्ष के आएंगे? तो 3 से 6 वर्ष के। NEP 3 साल की प्री स्कूल प्लानिंग या आंगनवाड़ी के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा प्रदान करेगा। अब देखिए, आंगनवाड़ी के लिए पूछ देगा, ये प्री के लिए कितना? तो 3 साल, या तो प्री स्कूलिंग या तो आंगनवाड़ी में बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो 3 साल की आयु तक। स्कूली शिक्षा कितना? तो 12 साल का हो जाएगा। फिर योजना और कार्यान्वयन संयुक्त रूप से निम्नलिखित मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं कि मंत्रालय कौन कौन से थे। तो देखिए, एक तो शिक्षा मंत्रालय हो गया, एक महिला बाल विकास मंत्रालय हो गया, एक स्वास्थ्य और परिवार मामले और जनजातीय मामले हो गए। ये आपको याद रखना होगा, नंबरिंग के साथ इसको याद रखें कि 1 नंबर पे, इसमें क्रम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन से हैं। क्रम नहीं पूछेगा, बट याद होना चाहिए। शिक्षा, महिला बाल विकास, ये उसके बाद से स्वास्थ्य, परिवार और जनजातीय मामले, ये सब याद होने चाहिए कि इसके अंतर्गत आते हैं ये इतने मंत्रालय। कक्षा 5वीं तक शिक्षण पद्धति के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का
प्रयोग होना चाहिए। कौन सी क्लास तक? तो 5वीं क्लास तक। स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 3 भाषा के फॉर्मूले, हमने ऊपर पढ़ाया था आपको कि 3 भाषा सूत्र, 3 भाषा सूत्र हमने पढ़ाया था ऊपर। देखिए कमेटी कब बनी थी? 1948 में, 1964 में, 52 में, फिर 73 में, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से कमेटी बनी थी। उन लोगों ने जो विचार उस समय सुझाया था उसको 2020 सब के समय में जा के लागू किया गया, क्योंकि 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रही थी, लेकिन 2019 में जो आई, जिसको 2020 में बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की त्रुटियों का हमें पता हो गया था, क्योंकि इतने वर्षों के अध्ययन में हमें ये अंदाज़ा लग गया था कि हमारे शिक्षण व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं। हालांकि खामियां अभी भी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी एक साथ तो सारा कुछ सही नहीं हो सकता है। तो 1986 के कंपेयर में 2020 में बहुत कुछ अपनाया गया, अच्छी चीज़ें। तो 3 भाषा सूत्र आपको पढ़ाया था। संस्कृत को एक वैकल्पिक भाषा बनाने की अनुमति दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैकल्पिक भाषा के रूप में किसको लिया गया? संस्कृत को। वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत को लिया गया, याद रखिए यहाँ। अब कह रहे हैं कि 6ठी कक्षा से व्यावसायिक भाषा का विकास और साथ ही साथ इंटर्नशिप, खेल, करियर या कला से संबंधित कार्य करने के लिए एक विशेष डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन की स्थापना। किसकी स्थापना? बाल भवन की। कौन सी कक्षा से? 6ठी कक्षा से। किस रूप में? तो व्यावसायिक भाषा। फिर देखते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26.3, ये 2018 में जो था इसका 26.3 था आंकड़ा, उसको बढ़ा करके 50% करना है। कब तक? 2035 तक। पहले 26.3% ही थे 2018 तक ये आंकड़ा, इसको ना आप बढ़ा करके 50% लक्ष्य रखा गया। तो अचीव कब तक करना है? 2035 तक। किसमें? व्यावसायिक पाठ्यक्रम में। अब देखते हैं UG कार्यक्रम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को एकीकृत करना है और इसमें कई प्रवेश और निकास विकल्प हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना, विभिन्न HII से अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए की गई है, ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अंतिम डिग्री में गिना जा सके। सभी उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर, ये याद रखिएगा, सभी उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर एक एकल छाता निकाय को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसको हमने अम्ब्रेला लॉ कहा था। पिछली क्लास में हमने बताया था अम्ब्रेला लॉ। तो यही है अम्ब्रेला लॉ, जिसको एकल छाता कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी में बताने के लिए, देखिए एकल छाता ऐसे कहें तो कई बार बहुत क्लिष्ट लगता है पढ़ने में भी और याद रखने में भी, लेकिन अम्ब्रेला लॉ कहें तो ये थोड़ा सा आसान लगता है। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए और इंग्लिश के टर्म को समझने की कोशिश कीजिए, खास करके ICT में, मैथ में, इन्वायरमेंट के चैप्टर में या हायर एजुकेशन में कुछ ऐसे टर्म हैं जिन्हें अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, याद रखोगे तो ज़्यादा आसान होगी और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि हिंदी में क्या करते हैं ना, जो बोर्ड क्वेश्चन बनाती है UGC बोर्ड, तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछे तो एकल छाता की जगह इसका कुछ अलग पर्यायवाची उठा के ले आए। हमें लगता है कि नया कुछ पूछ दिया, उसी का इंग्लिश देखोगे तो अम्ब्रेला लॉ को अम्ब्रेला लॉ ही लिखता है, उसको चेंज नहीं करता। हालांकि इसके भी बहुत इंग्लिश में भी साइनोनिम्स होते हैं जिसको पर्यायवाची कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं करता, वहाँ पे वही रहता है। इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना आसान रहेगा। बहरहाल आगे देखते हैं। शिक्षक के लिए क्या था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा 2021 तक। शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री जो है BEd किया जाएगा कि BEd के बिना आप नहीं कर सकते हैं, और 4 वर्षीय होगी। देखिए BEd के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें 1 वर्ष का, 2 वर्ष का और 4 वर्ष का 3 कैटेगरी में BEd को बांटा गया है। 1 वर्ष में भी होगा, 2 वर्ष में भी होगा और 4 वर्ष में भी होगा। अब सीधा ग्रेजुएशन की बात करिएगा तो 2 वर्ष में, PG की बात करिएगा तो 1 वर्ष में, और 12th की बात करिएगा तो आपका BEd 4 वर्षों में होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, इसका फुल फॉर्म याद करिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कि स्थापना की अनुशंसा करता है। ये आपका हायर एजुकेशन में इस टॉपिक से इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।